नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल अमित साइंस 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं इकोनॉमिक्स, जो खान सर दोस्तों दरोगा के लिए एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, उसी का दोस्तों ये नोट्स है। ठीक है, तो मैं दोस्तों आप लोग को डेली कराता हूं, तो देखिएगा दोस्तों। ये चैप्टर नंबर 3 है, जो मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति है, तो देखिएगा। मुद्रास्फीति, थोड़ा गला में प्रॉब्लम है दोस्तों, तो बोलने में थोड़ा आवाज़ दूसरे टाइप का निकल भी सकता है, क्योंकि थोड़ा मेरे गला में प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं, मुद्रास्फीति अथवा मुद्रा प्रसारण का वह स्थिति जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है। यह मुद्रा की क्रय शक्ति अर्थात मुद्रा का क्रय कम होता है। क्लियर, आगे देखते हैं। यह वह अवस्था है जब वस्तु की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा खास ऋण की मात्रा में वृद्धि होती है एवं परिमाण स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होने लगती है। आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति की परिभाषा फिन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाहर उत्पन्न होती है। किससे होती है? पूर्ण उत्पन्न बाहर होती है, बिंदु से बाहर उत्पन्न होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्ण उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति ऋणात्मक होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिएगा एक ग्राफ। ठीक है, तो रोजगार एवं मूल स्तर हो जाएगा आपका एम, इसका ग्राफ वाई हो जाएगा। देखिएगा, ठीक है, वाई हो जाएगा, जो ओ हो जाएगा और एक्स। ठीक है, तो इसका दूसरा ग्राफ है आपको ए हो जाएगा। देखिएगा, थोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे ए डी बराबर ए एस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मुद्रा की मात्रा हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिएगा, स्फीति अनस्फीति। देखिएगा, जब आरबीआई मौद्रिक नीति के द्वारा एवं सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा मुद्रा आपूर्ति को कम करे, जिसमें मुद्रास्फीति का नियंत्रण होता है, उसे क्या कहते हैं? इसे विस्फीति कहते हैं। अवस्फीति, देखिएगा, जब समान कीमत स्तर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत लगातार कम हो एवं मुद्रा की शक्ति बढ़े, तो उसे पुनः स्मृति से क्या कहते हैं? अवस्थिति कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, पुनः स्फीति, प्रत्यावस्थिति। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, आरबीआई एवं जीओआई द्वारा मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना, जिसमें अवस्थिति का नियंत्रण हो सके, उसे पुनः स्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव व्यापार चक्र की अवस्थाओं में तेजी और मंदी का चक्र लगातार चलता रहता है। मूल्य बढ़ते रहता है या घटते रहते हैं, रोजगार बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, व्यापार चक्र मुद्रास्फीति एडी एस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे देखिएगा, स्टॉक हो जाएगा, मार्केट जो होगा कभी बढ़ता है, उत्पादन हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा, देखिए बढ़ते क्रम में। ठीक है, आर्थिक समृद्धि, रोजगार आय, ठीक है, जो बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टॉक जो है घटते हैं, उत्पादन, रोजगार, आय। उत्पादन करिएगा, उसके बाद रोजगार, तब आय होता है। ठीक है, इसका ग्राफ यहाँ पे देखिए एडी एस हो जाएगा, जो अवस्थिति हो जाएगा, अंतिम मंदी। ठीक है, ग्राफ देखिए इस तरह जो बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह रिकवरी हो जाएगा, एडी बराबर ए एस। ठीक, क्लियर, आगे देखते हैं। व्यापार चक्र की अवस्था, मंदी की अवस्था, इसमें देश की व्यावसायिक क्रिया को स्तर नीचे गिर जाता है। इस समय रोजगार एवं उत्पादन स्तर में भारी गिरावट होता है। पुनरुद्धार, अर्थव्यवस्था की मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाया जाता है, जिसमें व्यावसायिक क्रियाओं में वृद्धि होती है एवं अर्थव्यवस्था में संतोषजनक स्थिति होती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। पूर्ण रोजगार, इसे
संपन्नता की अवस्था भी कहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक नीतियां का लक्ष्य होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आर्थिक क्रिया का अनुकूलन स्तर पर पहुंचता है। पूर्ण रोजगार प्राप्त होता हो, अर्थात कार्य करने की शक्ति एवं इच्छा रखने वाले सभी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होता है। तेजी की अवस्था पूर्ण रोजगार के बाद भी विनियोग खर्च के लगातार बढ़ने के कारण तेजी जैसी अवस्था अर्थात मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति जनित मंदी, यह अर्थव्यवस्था की वह अवस्था है जब मुद्रास्फीति एवं मंदी एक साथ होता है, अर्थात जब समान कीमतों स्तरों में वृद्धि हो एवं रोजगार कम हो, तो अथवा जब दोनों समान कीमत स्तर एवं बेरोजगारी में वृद्धि हो। तो इसमें देखिएगा, इसमें कीमतों की वृद्धि की दर आर्थिक समृद्धि दर से अधिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार, समानता मूल स्तर में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति के कारणों के आधार पर देखते हैं। कीमतों में परिवर्तन के आधार पर रेंगती हुई मंद मुद्रास्फीति, यह मुद्रास्फीति का सबसे हल्का रूप है, जिससे मृद मुद्रास्फीति या निम्न मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें समान कीमत स्तर 2-3% तक बढ़ता है एवं इसमें अर्थव्यवस्था के किसी भी प्रकार के कोई संकट नहीं होता है। चलती घूमती मुद्रास्फीति, जब समान कीमत में 4 से 5% की दर से बढ़ता है तो इसे चलती मुद्रास्फीति भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होता है क्योंकि इस दौरान आर्थिक गतिविधि, रोजगार, आय आदि में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। दौड़ती मुद्रास्फीति, जब समान कीमत स्तर 90% तक बढ़ता है तो इसे दौड़ती मुद्रास्फीति कहते हैं। इसे नियंत्रण करने की अति आवश्यकता होती है क्योंकि अत्यधिक मुद्रास्फीति होने पर आर्थिक क्रिया में विघटन होता है, जिसे नियंत्रण करने में असुविधा होती है। ठीक, आगे देखते हैं। कुदरती द्रुत मुद्रास्फीति, जब समान कीमत स्तर 2 से 3 अंक में बढ़ता है, इसमें व्यवसाय और कर्मचारी की आय एवं लागत पर प्रभाव पड़ता है एवं इस समय विदेशी निवेशक भी निवेश करने से बचते हैं। अति मुद्रास्फीति, नेक्स्ट देखिएगा। जब समान कीमत स्तर 1000% से भी अधिक दर से बढ़े तो इसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। इस दौरान आर्थिक गतिविधियों संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाती है एवं सरकार इसे नियंत्रण करने में असमर्थ रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अत्यधिक कीमतों के बढ़ने के कारण मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शक्ति खत्म हो जाती है एवं लोगों का मुद्रा पर से विश्वास खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं। यह सर्वप्रथम 1st वर्ल्ड वॉर के बाद 1923 में देखा गया। उसके बाद 1946 हंगरी, जिम्बाब्वे जो 2004 से 2009 एवं हाल ही में वेनेजुएला 2018 में देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय, विमुद्रीकरण। देखिएगा फ्रेंड्स, अल्पकालिक समय के लिए दूसरे देशों में मुद्राओं को घरेलू मुद्रा घोषित करना। ठीक, आगे देखते हैं। आवश्यक वस्तु जैसे खाद्य एवं ईंधन पदार्थ की कीमतों को सरकार के द्वारा नियमित कम करना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति का लक्ष्य। उर्जित पटेल समिति में सुझावों के तहत 2016 से भारत में मुद्रास्फीति के
लक्षणों से प्राप्त करने का ढांचा तैयार किया गया एवं इसके तहत भारत सरकार आरबीआई की सलाह लेकर मुद्रास्फीति के लक्ष्य को 5 वर्ष के लिए निर्धारित करती है। सर्वप्रथम 2016 से 2021 एवं दूसरी बार 2021 से 2026, जिसमें मुद्रास्फीति के लक्ष्य 4% ±2% तक किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार: मांग जनित मुद्रास्फीति, बढ़ती अर्थव्यवस्था या मुद्रास्फीति में वृद्धि। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो अर्थात किसी देश के विकास की ओर होती है, जब वहाँ मुद्रास्फीति अधिक पाई जाती है, जिसके कारण लोगों की मांग बढ़ती है और कीमतों स्तर में वृद्धि होती है। क्लियर, आगे देखते हैं। सस्ते बैंक ऋण, इसके कारण लोग बैंक से ऋण अधिक लेते हैं, जिससे उन्हें पास मुद्रास्फीति बढ़ती है। ठीक है, आपूर्ति बढ़ती है। विदेश मुद्रा भंडार में वृद्धि, जब किसी देश में अधिक विदेशी मुद्राओं का प्रवाह बढ़ता है तो इससे मुद्रा आपूर्ति भी बढ़ती है। क्लियर, आगे देखते हैं। अधिक सरकारी व्यय, इसके कारण सरकार अधिक से अधिक मुद्रा का व्यय करेगा, जिससे लोगों के पास मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, राजकोषीय प्रोत्साहन। ठीक है, इसका अभिप्राय जब देश में मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे उत्पादनशील गतिविधियां कम होने लगती है, तब सरकार एक मुक्त राशि को देश में विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित करती है, जिससे लोगों के पास अधिक मुद्रा का सृजन होता है एवं उसकी मांग में वृद्धि होती है। क्लियर, आगे देखते हैं। इसे अर्थव्यवस्था में हेलीकॉप्टर मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, मुद्रा का मूल्य हर रुपये में गिरावट। देखिएगा, निर्यात अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पे विदेश मुद्रा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इंडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, इरानियन करेंसी जो आपको हो जाएगा 1 लाख रुपये से निर्यात हो जाएगा। डॉलर, 1 रुपये डॉलर बराबर 50, यहाँ पे देखिएगा रुपये 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे $1400 है, यहाँ पे $2100 है। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ पे देखिए, जो विदेशी मुद्रा है और आपूर्ति मुद्रा जो विदेशी ऊपर चल के। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा कर दो में गिरावट आपको नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह प्रत्यक्ष कर हो जाएगा उपभोक्ता के पास। ठीक है, पैसा मांग। ठीक है, उसके बाद फिर रिटर्न होता है। नेक्स्ट देखिएगा, बचत में कमी, जब लोगों की बचत में कम होती है तब देश में उसके व्यय बढ़ने के कारण अधिक तरलता उत्पन्न होती है। ठीक है, काला धन, देखिएगा काला धन निकासी मुद्रा, समानांतर अर्थव्यवस्था। काले धन का अभिप्राय जिस धन पर लोगों ने सरकार को टैक्स न दिया हो, अर्थात अत्यधिक काले धन से देश में अधिक मुद्रा की आपूर्ति होती है एवं समांतर अर्थव्यवस्था का जन्म लेती है। क्लियर, आगे देखते हैं। उसी को काला धन कहते हैं। जनसंख्या में वृद्धि, अधिक जनसंख्या होने के कारण अधिक मांग होती है एवं मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। ठीक है, घाटे में वित्त पोषण, इसका अभिप्राय जब सरकार के व्यय राजस्व से अधिक हो जाए, जिससे सरकार की घाटे की अवस्था उत्पन्न होती है। इसे समाधान हेतु सरकार निम्न उपाय करते हैं: आरबीआई नए नोट जारी करवाना, मुद्रा अधिक उधार लेना, ऋण लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। लागत जनित मुद्रास्फीति, उत्पादन साधनों के मूल्य में वृद्धि। ठीक, जब भूमि की किराया, लगान, श्रम, पारिश्रमिक, मजदूर आदि की कीमतों में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन को वस्तु के उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, जिससे वह अपने वस्तु की कीमतों में वृद्धि करता है। क्लियर, आगे देखते हैं। वस्तुओं की जमाखोरी, जब एक उत्पादन वस्तु को उत्पादन के बाजार में न ले जाकर अपने पास रख लेता है, जिससे बाजार में वस्तु की
बता, ठीक है। आपूर्ति कम होती है, इसे ही वस्तुओं का जमाखोरी कहते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं। इससे कीमत स्तर बढ़ती है, इसे कृत्रिम कमी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, आपूर्ति सड़क मार्ग विरोध, मुद्रास्फीति, बोतलनिक इन्फॉर्मेशन, रचनात्मक मुद्रास्फीति। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। तब इस उत्पन्न होती है जब देश में आपूर्ति अचानक से कम हो जाए एवं मांग समान रहे। इसके कारण निम्नलिखित है। ऊर्जा का स्रोत का अभाव। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स। प्रतिकूल मौसम, उत्पादन के पुराने साधनों में उपलब्धता अर्थात नवाचार, उत्पादन की तकनीकी का अभाव, करों अप्रत्यक्ष में वृद्धि। जब सरकार अप्रत्यक्ष टैक्स जैसे जीएसटी को बढ़ा देती है तो जिसके उत्पादन में वस्तु की कीमत को बढ़ता है, ठीक है। मुद्रा में मूल्यह्रास। नेक्स्ट देखते हैं। इसके कारण देश के उत्पादकों को विदेशों से करने वाले आयात का महंगा पड़ता है, जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। जैसे $1 बराबर ₹250 हो जाएगा, $1 बराबर ₹70 इंडिया हो जाएगा, ठीक है। और फॉरेन करेंसी तो आपको इंडिया में आपको $5,000 हो जाएगा जो आयात हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 2.5 लाख, यहाँ पे ₹35 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि होती है जिससे कारण आयात महंगा हो जाता है एवं इसके परिमाण स्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, ठीक है। इसे आयातित मुद्रास्फीति, इम्पोर्टेंट और क्या लिखा है, इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। श्रम के पारिश्रमिक में वृद्धि, अधिक आय। जब श्रमिकों की मजदूरी परिश्रमी बढ़ती है तब उस उत्पादन लागत भी बढ़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं। मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति, निर्मित मुद्रास्फीति। जब वस्तुओं में कीमत में वृद्धि होती है तब श्रमिक अधिक आय की मांग करते हैं एवं मुद्रास्फीति बढ़ने से आय की स्तर बढ़ती है एवं पुनः मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। यह अर्थव्यवस्था में आंतरिक रूप में लगातार चलता रहता है, ठीक है। इसे इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति आय हो जाएगा, फिर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुद्रास्फीति और फिर उसके बाद आय हो जाएगा ऊपर, ठीक है। भारत मुद्रास्फीति मापन की विधि देखिएगा कौन है, 3 है, 3 गो है, ठीक है। उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक, अब थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा सूचकांक, और आपको हो जाएगा अस्फीति कारक, ठीक है। उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक आपको ग्रामीण हो जाएगा 448, शहरी हो जाएगा आपको 460। नेक्स्ट कहते हैं उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक। यह अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं के लिए मुद्रास्फीति का मापन करता है, अर्थात इसे समयावधि में खुदरा मूल्य के परिवर्तन को मापता है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। सीपीआई विभिन्न प्रकार, इनके प्रकार कितने हैं, 4 हैं। सीपीआई औद्योगिक श्रमिक हो जाएगा, सीपीआई ग्रामीण श्रमिक और सीपीआई कृषि श्रमिक, ठीक है। ग्रामीण आपको हो जाएगा ग्रामीण, सीपीआई ग्रामीण जो हो जाएगा, सीपीआई शहरी हो जाएगा, सीपीआई संयुक्त हो जाएगा, ग्रामीण पर शहरी हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन हो जाएगा, श्रमिक ब्यौरा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। एनएसओ मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स क्या लिखा है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट, ठीक है। नेटेशन, ठीक है। संख्यांकीय और कार्यक्रम के कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, मदों की संख्या, मदो होगा, मदो लिखा है, ठीक है।
तो 448 वस्तु एवं सेवाओं ग्रामीण हो जाएगा, 460 वस्तु एवं सेवाएं शहरी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सीपीआई के अंतर्गत वस्तु को 6 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन वर्ग है, तो आपको खाद्य एवं पेय जो 45.86% हो जाएगा। अब पान तंबाकू मादक पदार्थ हो जाएगा 2.38%। ठीक है, कपड़े चप्पल एवं जूते चप्पल हो जाएगा 6.53%। आवास आपको हो जाएगा 0.07%। आगे देखते हैं ईंधन का प्रकाश हो जाएगा 6.84%। मिश्रित सेवाएं आपको हो जाएगा 28.32%। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट थोक मूल्य सूचकांक। यह उत्पादकों के लिए मुद्रास्फीति का मापन है, अर्थात यह थोक बाजार में कीमतों के परिवर्तन को मापता है। ठीक है, भारत में इसका मापन आर्थिक सलाहकारी कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने हेतु विभाग डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड DPIIT हो जाएगा। ठीक है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा मापा जाता है। फ्रेंड देखिएगा फ्रेंड्स, जो नोट हो जाएगा सिर्फ 697 वस्तु। ठीक है, WPI की मदों का भाग प्राथमिक वस्तु को अनाज फल सब्जी जो 2.62%। ठीक है, ईंधन एवं विद्युत हो जाएगा 3.15% हो जाएगा। आगे देखते हैं विनिर्मित उत्पादन जो 64.223% हो जाएगा, 23% हो जाएगा। नोट से देखिएगा सीपीआई एवं WPI में मुद्रास्फीति के मापन का मुख्य सूचकांक CPI संयुक्त है। ठीक है, आगे देखते हैं दोनों का मापन मानसिक होता है। CPI में खाद्य वस्तु का भार 46% जो WPI 22.62% से अधिक है। ठीक है, CPI में वस्तु एवं सेवाओं का मापन होता है, लेकिन WPI में सिर्फ वस्तु का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, फरवरी 2023 में CPI 6.44% है, जबकि WPI 3.85% है। ठीक है, आगे देखते हैं मूल्यभूत मुद्रास्फीति। इसमें सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापा जाता है, ईंधन एवं खाद्य पदार्थों को छोड़कर, क्योंकि इसकी कीमत अधिक परिवर्तनशील होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हेडलाइन इन्फॉर्मेशन। यह सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है, जिसे खाद्य एवं ईंधन भी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं स्केवफ्लेशन। ठीक है, जब कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत बढ़े एवं कुछ की कीमत घटे तो आपको हो जाएगा फिलिप्स कौरव। इसका सिद्धांत न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्र A.W. फिलिप्स ने 1958 में दिया था। यह मुद्रास्फीति एवं बेरोजगार के बीच एक नकारात्मक संबंध दिखाता है। ठीक है, आगे देखते हैं जो ग्राफ देखिएगा फ्रेंड्स, ये Y हो जाएगा 0x6। ठीक है, यहाँ पे 6% होता है, मुद्रास्फीति हो जाएगा 6% 2%। ठीक है, जो 6% 2% हो जाएगा और हो जाएगा 2% 6%। ठीक है, बेरोजगारी। ठीक है, आगे देखिएगा नोट देखिएगा, नोट मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के माध्यम से नकारात्मक सबसे अल्पकालिक है। ठीक है, उत्पादन मूल्य सूचकांक हो जाएगा। ठीक है, उत्पादकों को प्राप्त होने वाली कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, जो कीमत एवं घरेलू बाजार या नियंत्रण करने से प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें वस्तु एवं सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा भारत सरकार ने 2014 में BN गोल्डर समिति का गठन किया। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स
देखिएगा WPI एवं PPI के संदर्भ में इसकी सिफारिशों में निम्न प्रकार थी। ठीक है, मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोगात्मक आधार पर WPI CPI की तरह जाना, PPI के आधार पर वर्ष 2011 से 2012 रखना, PPI में सेवाओं की कीमत भी सम्मिलित करना। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक देखिएगा, यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों के विकास दर को मापता है। यह विनिर्माण क्षेत्र का एक प्रमुख आर्थिक संकेत है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, आधार वर्ष 2011 से 12 8 मुख्य उद्योग, रिफाइनरी उत्पादन, बिजली हो जाएगा, स्टील, जो कुल कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका IIP में 40% 2.9% का भार होता है। ठीक है, WPI खाद्य सूचकांक, इसका मापक DPIIT के द्वारा होता है। ठीक है, इसे 2017 से जारी किया जाता है। CPI खाद्य सूचकांक NSO द्वारा मापता है। 2014 से मापा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनाज एवं उत्पादन CPI खाद्य सूचकांक की गणना सर्वाधिक भार है 3.4% नेक्स्ट देखिए। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन खाद्य मूल्य सूचकांक खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा जारी किया जाता है। यह खाद्य वस्तु के अंतर्राष्ट्रीय कीमत में परिवर्तन को दर्शाता है। आगे देखते हैं। यह 5 वस्तु जैसे वनस्पति तेल, मांस, डेयरी उत्पादन, चीन और अनाज के वर्ग सूचकांक और औसत को समाहित करता है। आधार वर्ष एवं प्रभाव। ठीक है, आगे देखते हैं। यह अलग वर्षों में आर्थिक गतिविधियां, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों आदि में परिवर्तन का मापन करता है। आधार वर्ष किसी एक चुने गए वर्ष के संदर्भ में वर्तमान वर्ष में परिवर्तन का मापन एवं इसको नियंत्रित करने के विभिन्न तरीके हैं। ठीक है, जिस वर्ष में उत्पादन स्तर ठीक हो, जिस वर्ष में मानसून ठीक हो, जिस वर्ष में समान कीमतों में अधिक परिवर्तन न हो। ठीक है, आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति के प्रभाव, अमीर और गरीब। मुद्रास्फीति धन पुनः देखिएगा फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति धन में पुनर्वितरण अमीरों के सापेक्ष गरीब कम होता है। अर्थात मुद्रास्फीति में मुद्रापूर्ति के अमीरों को अधिक एवं गरीबों के पास कम होती है। किसके पास कम होती है? गरीबों के पास, जिसका परिणाम स्वरूप अमीरों को लाभ एवं गरीबों को हानि होता है। आगे देखते हैं। उपभोक्ता और उत्पादक। मुद्रास्फीति में कुछ वस्तु खरीदने के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है, अर्थात उपभोक्ता की वस्तु का मूल्य अधिक देना होता है, जिससे उत्पादन को लाभ प्राप्त होता है। निश्चित और परिवर्तनशील आय समूह। निश्चित आय समूह वेतनभोगी आदि एवं अनिश्चित आय समूह सेवा प्रदान करने वाला या व्यापारी वर्ग एवं व्यवसायी वर्ग। नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रास्फीति में लचीली आय समूह के लोगों को लाभ होता है, जबकि निश्चित आय समूह को हानि। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, लेनदार ऋणी। मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे ऋणदाता को वापस की गई मुद्रा को मूल्य कम हो जाता है एवं उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति ऋणी के अनुकूल एवं ऋणदाता के प्रतिकूल होता है। आगे देखते हैं। छोटे किसान एवं बड़े किसान। ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है छोटे किसान होते हैं एवं स्वयं के लिए खेती करते हैं, जबकि बड़े किसान उत्पादों को श्रेणी आते हैं, ये लाभ कमाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डिबेंचर ऋण पत्र, बॉन्ड धारण, इक्विटी धारक,
बॉन्ड धारक वे निवेशक होते हैं जिन्हें अपनी मूल रकम पर एक निश्चित ब्याज प्राप्त होता है एवं इक्विटी धारक को अनिश्चित आय जो मुद्रास्फीति में अधिक लाभ लेते हैं। आगे देखते हैं भुगतान संतुलन। यह किसी देश में होने वाले आयातों निर्यातों से संबंध है। मुद्रास्फीति के समय निर्यात कम एवं आयात अधिक, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिकूल भुगतान संतुलन IMEX होता है। ठीक है। विदेशी विनिमय दर देखिएगा, अधिक आयात के कारण घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य कम हो जाता है, अर्थात मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है रोजगार पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अल्पकालीन मुद्रास्फीति। रोजगार में वृद्धि एवं दीर्घकालीन में रोजगार कम होता है। बचत पर मुद्रास्फीति में वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ने से व्यय अधिक होने के कारण बचत की संभावना कम होती है। ठीक है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण नेक्स्ट देखते हैं, जो देखिएगा राजकोषीय नीति हो जाएगा, मौद्रिक नीति, प्रशासनिक नीति। ठीक है। आगे देखिएगा राजकोषीय नीति, यह सरकार के द्वारा राज्य एवं व्यय से संबंधित नीति, इसको वित्त मंत्रालय तैयार करता है एवं इसे बजट नीति भी कहते हैं, क्योंकि इससे सरकार अपने व्यय, खर्च एवं आय के द्वारा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण मापदंड का परिसंचालन करता है। ठीक है। राजकोषीय नीति के उद्देश्य देखिएगा निम्न स्थिरता, सरकार अपने व्यय एवं राजस्व के द्वारा कीमत के चलने को नियंत्रित करती है। ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स आर्थिक समृद्धि। राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना, अर्थात उत्पादन स्तर में वृद्धि करना, जिससे सरकार निवेश की दरों को बढ़ाकर एवं उत्पादकों को प्रोत्साहित करने में प्राप्त करती है। ठीक है। आगे देखते हैं आय की असमानता कम करना। अविकसित एवं विकासशील देशों में आय का वितरण असमान होता है एवं नीति के द्वारा सरकार यह प्रत्यक्ष करती है कि यह समान रूपी तरीके से वितरित कर सके एवं इसके प्राप्त करने का उपाय निम्नलिखित है। नेक्स्ट देखते हैं अमीरों पर अधिक कर लगाना। नेक्स्ट देखिएगा निर्धन वर्ग हेतु करों की दर कम करना, विभिन्न योजनाओं के द्वारा निर्धनों को वित्तीय लाभ देना। आगे देखते हैं रोजगार के अवसर प्रदान करना, सरकार द्वारा विभिन्न तरीकों से रोजगार के अवसर बढ़ाए जाते हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम स्थापित करना, निजी क्षेत्र को सब्सिडी देकर करों की दर कम करके। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा राजकोषीय नीति, जो आपको दो भागों में बांटा जाएगा, सरकार के व्यय और सरकार के राजव्यय। ठीक है। सरकार के व्यय को आपको चार भागों में बांटा है, लोक निर्माण, सड़क, पुल, और हो जाएगा सब्सिडी, लोक कल्याण, छात्रवृत्ति। ठीक है। जो ओल्ड एज के पर्सन को, और सेना व्यय। ठीक है। यहाँ पे सरकार राजस्व को आपको हो जाएगा तीन भागों में बांटा है, कर, विनिवेश, लोक ऋण, और उसके बाद हो जाएगा विनिवेश को सार्वजनिक क्षेत्र, निजी हो जाएगा सरकारी बोर्ड के UNSC। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निजी हो जाएगा। ठीक है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण, सरकार व्यय हो जाएगा, इसके बाद टैक्स लगाता है, टैक्स, विनिवेश, लोक ऋण हो जाएगा। ठीक है। जो ऊपर देखिएगा व्यय हो जाएगा राजस्व, अधिवेशन, बजट। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा संकुचनशील नीति हो जाएगा आपको प्रतिबंधित नीति। नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना, अस्फीति का नियंत्रण। ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स सरकारी व्यय, टैक्स, विनिवेश, लोक ऋण हो जाता है। ठीक है। व्यय, राजस्व, डिफिसिट, बुडगेस्ट। देखिए व्यय, राजस्व, घाटे का बजट। ठीक है।
यहाँ पे देखिएगा विस्तारवादी राजकोषीय नीति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा नेचुरल फिस्कल पॉलिसी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सरकार अपने व्यय एवं राजस्व को नियंत्रित रखती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुप्रीम लैंडिंग क्रेस्ट। देखिएगा, यह एक अवस्था है जब किसी देश की बैंक उन लोगों को ऋण देती है जिसके पास ऋण वापस करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, 2008 में यूएसए में देखा गया जिसके कारण वहाँ की बैंक पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक बंद हो गए। ठीक है, हो गई। आगे देखते हैं। फिसल क्लिफ या सुप्रीमस संकट का संबंधित अमेरिका की कांग्रेस ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंदी की अवधि के दौरान कर कटौती के लिए कानून बनाया, लेकिन एक समय सीमा तय कर दी। 31 दिसंबर 2012 की आधी रात तक 1 जनवरी 2013 से उच्च कर प्रारंभ कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्च करों और कम सार्वजनिक व्यय की अचानक स्थिति को फिस्कल क्लिफ कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। वित्तीय लाभ देना। इसमें सरकार अधिक राजस्व प्रगतिशील कर अर्थात मुख्य रूप से आयात के द्वारा अर्थव्यवस्था होता है को नियंत्रित करती है। ठीक है, इसमें अमीरों को पैसा गरीब के भी वितरित किया जाता है। राजकोषीय समेकन। जब सरकार अपने घाटे एवं ऋण को नियंत्रित करे इसे राजकोषीय समेकन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। फिस्कल गाइड ओवीएल। ठीक है, राजकोषीय समेकन को चरणबद्ध तरीके से लागू करना फिस्कल ग्लाइड कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। मुद्रित नीति। यह आरबीआई द्वारा निर्मित यह नीति जिसे आरबीआई प्रयोग करके मुद्रास्फीति के अर्थात मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रित करती है। मुद्रित नीति रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक 6 माह आरबीआई के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें रिपोर्ट आने वाले 6 से 18 महीने की अवधि के लिए मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान किया जाता है। ठीक है, वित्तीय स्थिति रिपोर्ट। देखिएगा, यह रिपोर्ट द्वितीय वार्षिक होता है। यह वित्तीय स्थिति विकास परिषद की उपसमिति के आकलन को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा नोट्स। वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF द्वारा जारी की जाती है। आगे देखते हैं। भारत में मौद्रिक नीति को तय करने का कार्य MPC के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? MPC के द्वारा किया जाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, मौद्रिक नीति MPC इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के खंड 45 ZB के अंतर्गत रखा गया है। इसमें इस समिति के गठन पूर्व आरबीआई के गवर्नर, उप गवर्नर एवं आरबीआई के तकनीकी सलाहकार समिति अन्य विशेषज्ञों के परामर्श से नीतिगत ब्याज दर तय करते थे। ठीक है, लेकिन 2016 के बाद MPC के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, MPC की संरचना देखिएगा। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के सदस्य एवं 3 सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य। आरबीआई गवर्नर MPC अध्यक्ष, उप गवर्नर MPC का प्रभारी होता है। ठीक है, 1 अन्य आरबीआई का सदस्य। नोट देखिएगा।
सरकार के द्वारा मनोनीत 3 सदस्य 4 वर्षों के लिए होते हैं। कितने वर्ष के लिए होते हैं? 4 वर्ष, 3 या 4 वर्ष के लिए। कम से कम 4 बैठक अनिवार्य होता है। जब निर्माण बराबरी पर होता है तो आरबीआई के गवर्नर के पास न्यायिक मत होता है। ठीक है, एमपीसी के सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड। मौद्रिक नीति जो 2 भागों में बांटा है, पारंपरिक, गैर पारंपरिक। पारंपरिक आपको हो जाएगा मात्रात्मक सामान्य उपकरण, आपको हो जाएगा गुत्यात्मक चयनात्मक उपकरण। नेक्स्ट देखते हैं। मात्रात्मक समानता उपकरण, बैंक रेट, चल निधि समायोजन सुविधा, LAF। आपको हो जाएगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। देखिएगा सीमांत अस्थायी सुविधा, MSF। आरक्षित अनुपात, नकल आरक्षित अनुपात, CRR। आगे देखिएगा वैधानिक सरलता अनुपात, SLR। ठीक है, खुला बाजार संचालन। नेक्स्ट देखते हैं। खुला बाजार संचालन, अस्थायी जमा सुविधा, बैंक रेट। यह वह दर है जिस पर आरबीआई सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को बिना किसी सरकारी प्रतिभूति के दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा रिपो रेट। यह वह बाजार दर है जिस पर आरबीआई सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सरकार प्रतिभूति के बदले में अल्पकालिक ऋण देती है। ठीक है, इसे 1992 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, रिपो हैश ऑप्शन। बैंक दर का प्रयोग एक प्रकार से पेनल्टी के रूप में किया जाता है। ठीक है, किसके पेनल्टी के रूप में? नेक्स्ट देखते हैं। सीमांत अस्थायी सुविधा 2011 में प्रारंभ किया गया था। इसके द्वारा बैंक आरबीआई के एकमात्र प्रयत्न ओवरनाइट ऋण देती है। ठीक है, यह बैंक NDTL का अधिनियम 2% होता है। ठीक है, देखिएगा 1 करोड़। CR आपको हो जाएगा गुणांक में होता है। ठीक है, यह बैंक रेट के बराबर अर्थात रिपो रेट से 25 BPS अधिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिवर्स रिपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई बैंक उधार लेती है, अर्थात बैंक का अधिवेशन धन अपने पास रखते हैं, बैंक का प्रतिभूति देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1996 में प्रारंभ हुआ था। अस्थायी जमा सुविधा प्रारंभ 2022 हो जाएगा। 2018 में आरबीआई ACT सेक्शन 17 संशोधन हुआ, जिस दर पर आरबीआई बैंक बिना प्रतिभूति ऋण देती है। ठीक है, ऋण लेती है, सॉरी बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है दोस्तों, तो इसके लिए सॉरी। आरक्षित अनुपात देखिएगा, नगद आरक्षित अनुपात। इसमें आरबीआई ACT 1934 खंड 42 के तहत रखा गया है। ठीक है, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल मांग एवं समय जमाओं में TDTL का न्यूनतम प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है और यह रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, इस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं लेती है। ठीक, इस पर आरबीआई क्या करती है? कोई नहीं ब्याज लेती है। यह कैश के रूप में जमा होता है। ठीक है, पहले यह न्यूनतम 3% अधिक 15% होता था, लेकिन वर्तमान समय में यह सीमा समाप्त कर दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैधानिक सरलता अनुपात यह बैंकिंग संचालन अधिनियम 1949 खंड 24 में वर्णित है। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को अपने NDTL का एक निर्धारित प्रतिशत अपने पास रखना होता है। यह नगद एवं तरल परिसंपत्ति, गोल्ड, सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा आदि के रूप में रखना होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा मुद्रा बाजार प्रचलन, सरकार की प्रतिभूति को आरबीआई एवं बैंकों के बीच खरीदना एवं बेचना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
देखिएगा, मुद्रित नीति एवं गुणात्मक उपाय। सीमांत आवश्यकता बैंकों द्वारा आरबीआई को दी गई प्रतिभूति एवं मूल्य एवं आरबीआई द्वारा बैंक को दिए जाने वाले ऋण के बीच का अंतर। ऋण नियंत्रण अर्थात शाखों की राशनिंग। आरबीआई द्वारा बैंक की विभिन्न गतिविधियों अर्थात अलग अलग ऋणों को सीमा को तय करना, जैसे कि आरबीआई द्वारा बैंक के लिए प्राथमिक वाले क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण से संबंधित नियम बनाना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, उपभोक्ता का ऋण विनियम। आरबीआई बैंकों के द्वारा उसके ग्राहक को दिए जाने वाले ऋण संबंधित नियम कानून बनाना। नोट देखिएगा, जिस दर पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देता है वह स्वयं बैंक के द्वारा तय किया जाता है। नैतिक दबाव और सुझाव। देखिए, आरबीआई द्वारा बनाई गई नीतियों को बैंक द्वारा अनुपालन करवाना। आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई। यदि बैंक आरबीआई के नीतियों का पालन नहीं करते हैं तब आरबीआई के पास बैंकों का लाइसेंस को जब्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, यह बैंक किसी भी प्रकार का पेनल्टी भी लगा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं, मुद्रास्फीति देखिएगा, अस्फीति। ठीक है, BR हो जाएगा, रिपो रेट हो जाएगा, RR हो जाएगा MS। ठीक है, आपको बैंक दर हो जाएगा, रिपो रेट हो जाएगा। ठीक है, जो नीचे होगा यहाँ पे ऊपर होगा। ठीक है, RR हो जाएगा MS। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नीति मुद्रा मांगी है, यहाँ पे हो जाएगा सस्ती मुद्रा। ठीक है, प्रत्यक्ष यंत्र उपकरण। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, CRR हो जाएगा, SLR हो जाएगा, CRR SLR। ठीक है, बेचना खरीदना, MRP जो होता है। ठीक है, सीमांत आवश्यकता हो जाएगा, मुक्त बाजार प्रचलन हो जाएगा, बेचना खरीदना MR सीमांत आवश्यकता होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा मौद्रिक नीति के प्रकार मिलनसार। इसमें आरबीआई अपनी नीति दरों एवं आरक्षित अनुपालन को कम कर देता है जिससे मुद्रा आपूर्ति बढ़े। ठीक है, आगे देखते हैं, न्यूट्रल। आरबीआई द्वारा नीति दरों में ब्याज दर को न तो कम करना और न ही बढ़ना। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा इसमें आरबीआई अपनी नीति दरों एवं आरक्षित अनुपालन को बढ़ा देता है। ठीक है, जिसमें मुद्रा आपूर्ति कम हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, प्रशासनिक नीति। सट्टा और जमाखोरी पर प्रतिबंध। प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण, अनिवार्य वस्तुओं की कीमत निर्धारित करना, बफर स्टॉक का उपयोग, निर्यात पर प्रतिबंध, घरेलू आपूर्ति को पूरक के लिए आयात। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो जो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट मैं चैप्टर लेकर आऊँगा, आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको लेके आएंगे वित्तीय बाजार। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो मिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।